नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेश शर्मा और मेरे साथ आपका हार्दिक स्वागत है स्वामी विवेकानंद एचपीजी के क्लासेस में। इन क्लासेस के माध्यम से हम आपकी प्रीलियम और मेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है आदि मानव काल। पिछली क्लास में हमने हिमाचल प्रदेश के स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप उसके लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं आदि मानव काल। आदि मानव काल की अगर बात करें तो आदि मानव काल के बारे में पहला जो विचार है वो बेरल ने दिया है कि मनुष्य और आदि मानव एक साथ, मनुष्य और हिमालय एक साथ अस्तित्व में आए थे। ये विचार बेरल ने दिया है। ठीक है, हिमाचल जैसे आप सबको पता है एक हिमालय का क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, हिमालय के अंदर ये आता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मनुष्य का विकास जो है वो हिमालय के विकास के साथ ही हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट अगली चीज पे आते हैं तो मानव का विकास शिवालिक की ऊपर वाली पहाड़ियों में हुआ। इट मीन शिवालिक हिल्स जिसमें हमारा ऊना आता है, बिलासपुर आता है, सिरमौर का कुछ रीजन आता है, सोलन का कुछ रीजन आता है। तो इन वाली हिल्स के ऊपर वाली इसकी ऊपर वाली जो पहाड़ियां हैं वहां पर मनुष्य का विकास हुआ था, वहां पर मानव का विकास हुआ था। ये बात किसने कही है? ये कही है राधा कुमुद मुखर्जी ने। उसके बाद 1951 में ओलफ प्रफुर को, देखो पहले जो साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, हालांकि आधे विकसित आदि मानव के अवशेष राधा कुमुद मुखर्जी को भी मिल गए थे, आधे विकसित मानव के, परंतु आदि मानव के जो पूरे अवशेष मिले, रंगीन पत्थरों के औजार मिले, वो सबसे पहले किसको मिले? ओलफ प्रफुर को। 1951 में ओलफ प्रफुर को सिरसा नदी घाटी में, इट मीन नालागढ़ वाले रीजन में, ठीक है जी, नालागढ़ वाले रीजन में आदि मानव के अवशेष मिले थे। 1955 में ब्रिजवासी लाल को व्यास और बाणगंगा की तलहट्टी में, इट मीन कांगड़ा वाले एरिया में आदि मानव के अवशेष मिले। उसके बाद जेसी महापात्रा को कांगड़ा और सिरसा नदी घाटी में 500 से अधिक आदि मानव के अवशेष मिले थे। उसके बाद कृष्णा स्वामी और अमलेंदु को बिलासपुर में तेज धार वाले औजार मिले थे। 1974 में पीसी खन्ना, आरवी जोशी और एसएन राजगुरु ने सुकेती की खोज की और उन्हें वहां पे पत्थर के उपकरण मिले। इन सभी चीजों से एक चीज का पता चलता है कि जब आदि मानव काल था तो आदि मानव काल के समय में हिमाचल प्रदेश में आदि मानव का अस्तित्व था। इन सभी चीज़ों से हमें इस बात का पता चलता है। और स्टूडेंट्स, आप यहाँ से पॉइंटर फॉर्म में ये वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमें पता चलता है आदि मानव जब विकसित हुआ तो आदि मानव के बाद धीरे धीरे जो है हमारे पास सभ्यता बनी और भारत में जो पहली सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के एविडेंस हमें हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का सिंधु घाटी सभ्यता से अचूक संबंध था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ से वो क्या क्या चीजें ले जाते थे, यहाँ से वो किन चीजों का व्यापार करते थे, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज देवदार की लकड़ी हिमाचल प्रदेश में होती है। तो देवदार घर में प्रयोग करने के लिए देवदार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिमाचल प्रदेश से ले जाते थे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहां से ले जाते थे वो थी शिलाजीत भी हिमाचल प्रदेश से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ले जाते थे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो वो हिमाचल प्रदेश से ले जाते थे वो था आपका बारहसिंगे के सींग। इन तीन चीजों का व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिमाचल प्रदेश के साथ करते थे। तो मैंने बताया कि वो बारहसिंग के सींग ले जाते थे, मैंने बताया कि वो यहाँ से देवदार ले जाते थे,
है ना। इसके अलावा वो यहाँ से शिलाजीत ले जाते थे, परंतु इन 3 चीजों को ले तो जाते थे, पर इसके बदले हिमाचल वाले उनसे क्या लेते थे? इसके बदले हिमाचल वाले उनसे एक ही चीज लेते थे, और वो आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने कपड़े के लिए बहुत फेमस थी। तो यहां से कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या लेते थे हिमाचल वाले? कपड़ा, और साथ में बहुत सारी धातुएं भी लेते थे, जैसे तांबा भी यहां से वो लेते थे। तो इन सब चीजों के साक्ष्य हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला एविडेंस हमें मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, वो क्या मिलता है? देखिए 1964 में रोहड़ू में जो है वो आपका चिड़गांव के लिए रोड बन रही थी, और जब चिड़गांव के लिए ये रोड बन रही थी तो इस रोड का जो निर्माण कार्य था, जब उसको खोदा गया तो वहां पे एक चबूतरा मिला, और जो चबूतरा था ये फर्श मिला, एक फर्श पे 8 बाई 8 बाई 3 इंच की ईंटें जो है वो लगी हुई थी। और आपको पता है पक्की ईंटों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत फेमस रही है। इसके अलावा हमें वहां पे क्या मिला? इसके अलावा हमें वहां पे क्या बोलते 2 बैलगाड़ी के पहिए मिले, खिलौना मिला बेसिकली। और खिलौना किस चीज का है? वो जो खिलौना है उसमें बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में पहिए मिले, ठीक है। मिट्टी के बर्तन मिले छोटे छोटे, और पहियों पर बेल बूटे बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के एविडेंस है, या सिंधु घाटी सभ्यता का हिमाचल प्रदेश के साथ रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हिमाचल प्रदेश में कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हिमाचल में जो समकालीन थे वो थे आपके एक तरह से कोल, किरात, नाग, यक्ष और किन्नर और खश, ये सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। अब मैं बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कैसे पता, हम इनको कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। पहली चीजें, ये सभी लोग जो है वो एक तरह से शिव की पूजा करते हैं। तो ये जो है वो शिव की पूजा करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी पूजा की जाती थी पशुपति शिव की, ठीक है। तो शिव का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नागों की जो है वो भी मिलती है, क्या बोलते उनकी मुहरें मिलती है। तो नागों का भी सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अच्छा संबंध था। खशों का संबंध भी सिंधु घाटी सभ्यता से था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसी समय हिमाचल में कौन निवास करते थे? कौल, किरात, किन्नर, नाग, यक्ष और खश निवास करते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगली वीडियो पे हम जाएंगे, अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। कोलों के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो इम्पोर्टेंट पहली ट्राइब या पहले जो लोग हिमाचल प्रदेश में बसे वो कौन थे? कोल। तो अब हम अगली चीज पे डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कोलों के बारे में कि कोल कौन थे, कैसी इनकी जीवन शैली थी, है ना, ये लोग क्या करते थे। तो सबसे पहले कोल के बारे में बात करते हैं। तो कोल जो है वो मध्य भारत में मुंडा एक ट्राइब होती थी, मुंडा। और मुंडा जो ट्राइब थी वो मध्य भारत से 2 भागों में बट गई, ठीक है जी। इस मध्य भारत से वो एक तरह से 2 भागों में बट गई। एक यहां से नीचे की ओर चली गई जो दक्षिण भारत में गई, और वहां पे वो कहलाए चोल। और दूसरी शाखा इनकी उत्तर भारत में आई जिनको हम क्या कहते हैं? कोल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से एग्जामिनर हिमाचल की ट्राइब से एक क्वेश्चन पूछता है। तो कोल जो है आपके मुंडा भाषीय लोग है, पहली चीज, ठीक है, मुंडा भाषी लोग हैं। नव पाषाण युग संस्कृति के संस्थापक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नव पाषाण युगीन संस्कृति के संस्थापक भी कोलों को कहा जाता है। हिमाचल में बसने वाली सबसे प्राचीनतम, हिमाचल प्रदेश में बसने वाली सबसे पहली ट्राइब जो है आपके पास वो कोल थी, है ना। और ये चरावाह के रूप में यहाँ आए थे। कोल जो है वो चरावाहों की खोज में यहाँ पे आए थे। इनके एविडेंस मिलते हैं हमें चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीसी की पहाड़ियां
ये पहाड़ियां कहाँ हैं, ये एक इन्होंने ना पेंटिंग बनाई, चित्रलेख, शिलालेख बनाया इन्होंने। तो शिलालेख जो है हमें इनकी बनाई हुई शिलालेख इंस्क्रिप्शंस जो है वो मिलती है चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीसी की पहाड़ियों में। और ये कहाँ पर है, ये है कुमाऊं गढ़वाल वाले एरिया में। ठीक है जी, कुमाऊं गढ़वाल वाले एरिया में हमें कोलों के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट आगे, ये नाग और पशु देवता की पूजा करते थे। तो हमें एक चीज का पता चलता है, नाग, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाग एक कोरी कल्पना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें नागों के अवशेष, नागों की मुहरें मिली है, यहां भी हमें नागों का पता चलता है कि ये नागों की पूजा करते थे। इनकी भाषा क्लोरियन थी। ठीक है, ये समूचे पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बसते थे। मतलब पूरा जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र था, एक तरह से यहां पर बसने वाली पहली जो ट्राइब है वो कौन है, कोल है। ऋग्वेद में इनको कोलितर कहा गया है। और निर्मंड के जो कोल है वो सबसे पुराने हैं। जो अभी निर्मंड में कोली ट्राइब है वो हिमाचल में आने वाली एक तरह से वही एक ट्राइब हिमाचल प्रदेश में कोली में, कोल ट्राइब में से बची है। बाकी जो है सभी या खशों में या वो किसी में मिल गए या उनको किसी ने, मतलब एक तरह से शुद्ध रूप से जो पुराने कोल थे उनकी तरह सबसे पुराने निर्मंड के ये हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास किरात। किरातों के बारे में पहली चीज जो किरातों के बारे में हमें पता चलती है, किरातों सबसे पहले तो हम सोर्सेज ही डिस्कस करते हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें सबसे पहले स्रोतों के बारे में लिखा है। तो किरातों के जो स्रोत है हमारे पास वो है आपके पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रघुवंशम और महाभारत। तो किरातों के बारे में समझते हैं कि किरात कौन थे। किरात पहली चीज मंगोलिया से, ये मंगोलिया वाले एरिया से आए हुए लोग थे। आसाम से लेकर यहां तक हिमाचल प्रदेश तक बसने वाले लोग थे। कोलों के बारे में एक चीज मैं भूल गया बतानी, कोल अगर आप इसको हिमाचल माने तो कोल लगभग इस तरह से बसे थे। ठीक है, और किरात फिर इस तरह से बसे थे। तो अगर हम इसको एक ये पॉइंट इसमें समझे कि हिमाचल में कोल कहां बसे थे, जो कोल बसे थे वो सिरमौर से लेकर चंबा तक, और फिर जो किरात बसे थे वो आपका चंबा, लाहौल और मलाना वाले जो लोग हैं इनको हम क्या मानते हैं, मलाना वाला एरिया में जो लोग बसे हैं वो क्या है, किरात है। ठीक है, मंगोलिया से आए हुए लोग थे। शिशन देवता की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे। ठीक है, लिंग को ये अपना देवता मानते थे। गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, मतलब ये अपने में से राजा का चुनाव करते थे। ऐसा नहीं था, एक राज नहीं था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। गुफाओं में निवास करते थे। ठीक है, मृग छाल और पत्ते आदि की पोशाक पहनते थे, है ना। आगे, रघु ने किरातों पर जीत प्राप्त की थी और जिसका विवरण हमें कालिदास की बुक में मिलता है। बुक का नाम है रघुवंशम। ठीक है, और कर्म ना करने की वजह से ये जो किरात थे ये शूद्र हो गए थे, ये बात मानी है मनु ने। ये किसकी बात है, मनु की। मनु कहते हैं कि इन्होंने कर्म नहीं किए जिसके कारण ये शूद्र हो गए। ठीक है जी, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं किन्नर जो है, किन्नर के बारे में हमें इतिहास में बहुत सारी जगह जो है वो जानकारी मिलती है। पहली चीज, किन्नरों के जो स्रोत है वो है ऋग्वेद, महाभारत, रघुवंशम मुख्य स्रोत। इसके अलावा और भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, परंतु मुख्य सोर्स ये है किन्नरों के। किन्नर जो है आज के समय में लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोगों को माना गया है। ठीक है, ये सौम्य होते थे, साधु प्रवृत्ति के लोग होते थे। ठीक है, और कालिदास इनसे बड़े इंस्पायर थे, इनकी सभ्यता से, इनके शालीन व्यवहार से कालिदास बड़े इंस्पायर हुए थे। बड़ी सारी तारीफ वो करते थे किन्नरों की। फिर अश्वमुख वाले लोग होते थे, मधुर कंठ वाले होते थे, इनके जो मुंह होते थे वो घोड़े की तरह अश्वमुखी ये माना गया है। मधुर कंठ वाले होने के कारण ये माना गया है कि ये देवराज इंद्र के दरबार में गाने बजाने का काम करते थे। उसके बाद ये कला प्रेमी थे और शिल्पी लोग थे किन्नर। ठीक है, जो अभी वर्तमान में किन्नौर में रहते हैं और लाहौल स्पीति वाले एरिया में रहते हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट ट्राइब
बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब आती है नाग। ठीक है जी, तो नागों के बारे में हम बात करते हैं। नागों का जो स्रोत है हमारे पास वो है पुराण, महाभारत, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे। ये सारे सोर्सेज है जिनसे हमें नागों का पता चलता है। ठीक है, पहली चीज ये शेषनाग के वंशज थे। ठीक है, जो शेषनाग हुए हैं उनके वंशजों को नागवंश का माना गया है। ठीक है, और जब अर्जुनायनों ने तक्षक वन में नागों को खत्म किया तो तक्षक नामक तो क्या बोलते, यहाँ पे हिमाचल में तक्षक ने नागवंश की नींव रखी। राजा तक्षक ने हिमाचल में नागवंश की नींव रखी। तो हरिद्वार वाले एरिया में एक राजा थे नागों के, जिनका नाम था वासुकी नाग। वासुकी नाग की पुत्री थी उलोपी, जिससे अर्जुन ने विवाह किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो वासुकी नाग के मंदिर चंबा में, कुल्लू वाले एरिया में हमें आज भी मिलते हैं। वासुकी नाग की पूजा आज भी की जाती है। तो ये हो सकता है कि उनका राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश तक रहा हो, है ना। अर्जुन की एक और पत्नी थी जिसका नाम चित्रांगदा था, वो भी एक नाग कन्या थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हमारी कांगड़ा के लोग जो है वो नाग जाति के लोग हैं। कुछ जो कांगड़ा के कुछ लोग हैं वो आज भी नागों की जो पूजा करते हैं वो नाग जाति से संबंधित है। कुश की पत्नी रमणी भी एक नाग कन्या थी। भीम की पत्नी हिडिंबा नाग कन्या थी, ऐसा माना जाता है। हिडिंबा जो है जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस दौरान वनवास, अज्ञातवास के दौरान वो हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो यहाँ पे उनका सामना हिडिंब से हुआ था। उसकी सिस्टर हिडिंबा आप सबको पता है वो भीम की पत्नी थी। और इनका जो है मंदिर है मनाली में, ठीक है, जो बना है पेगोड़ा शैली में। ठीक है जी, मनाली में जो बना है पेगोड़ा शैली में। आगे मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, ये भी नाग कन्या थी। नागों का भूमि के प्रति प्यार अतुलनीय था। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी ट्राइब्स हुए हैं उन ट्राइब्स में नागों की विशेषता क्या है कि ये भूमि से अत्यधिक प्यार करते थे। ठीक है, जो डोगरा होते हैं वो नागों के वंशज माने जाते हैं। डोगरा वीर नागों के वंशज माने जाते हैं। और आप सबको पता होगा कि खशों ने नागों पर विजय प्राप्त की थी, और खशों ने जो नागों पर विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में खश एक त्योहार मनाते हैं, जिस त्योहार का नाम है भूंडा, जो निर्मंड में मनाया जाता है। तो निर्मंड में जो भूंडा उत्सव मनाया जाता है उसमें एक रस्सी तैयार की जाती है। मुंज जो लोकल घास होती है, मुंज, उस घास की एक रस्सी, तकरीबन 1 मील लंबी रस्सी जो है वो तैयार की जाती है। और उस रस्सी में एक व्यक्ति को बांधा जाता है, मतलब एक वो लकड़ी का बना के एक व्यक्ति को बांधा जाता है। फिर उसको एक पहाड़ी से, निर्मंड की पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। नीचे जो है बहुत सारे लोग उसको बचाने के लिए खड़े होते हैं। कुछ इस तरह का ये त्योहार है। ठीक है, निर्मंड में भूंडा फेस्टिवल। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को फेंका जाता है वो बेड़ा जाति से होता है। और ये बेड़ा जाति किस वंश से संबंधित है? नागवंशों से। ठीक है, तो जो फेंकने वाले लोग हैं वो अपने को खश मानते हैं, और जो जिसको फेंकते हैं वो किस जाति का है? नाग जाति का उसे माना जाता है। तो इसके अलावा जो वृद्ध पुरुष होता था वो नाग जाति में एक तरह से मुखिया होता था कबीले का। ठीक है, मुखिया, उनका वृद्ध जो पुरुष होगा उस कबीले का, उसको कुल का मुखिया ये मानते थे। और नागों के बारे में एक बड़ी ये भावना है लोगों की कि नाग मनुष्य भी रहे और अंत में वो देवत्य को भी प्राप्त हो गए। तो नागों के बारे में क्या है कि अब हिमाचल प्रदेश जो है एक तरह से हमारा कांगड़ा वाला एरिया है जहां पे नाग मिलते हैं, परंतु बाद में नागों को खशों ने अपने में मिला दिया या इनका अंत कर दिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट अगली जो ट्राइब हमारे पास है, अगली ट्राइब हमारे पास है यक्ष। यक्ष कौन थे? पहले हम इस चीज को समझ लें। यक्ष भगवान शिव के दरबार में दास दासियों का काम करते थे। ठीक है जी, तो भगवान शिव के दरबार में जो दास दासियों का काम करते थे उन्हें ट्री गॉड्स कहा गया है।
ठीक है, यक्ष कहा गया है। ये पेड़ों पर रहते हैं और मतलब भगवान तक किसी भी चीज को एक तरह से पिशाच और यक्ष जो है ये मतलब अच्छी आत्माएं मानी गई है यक्ष, ठीक है। तो यहां भी लिखा है कि यक्षणियां शिव की दासियां होती थी, ठीक है। कुबेर एक यक्ष था और जिसकी माता हिलविला थी। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे इतिहासकार यक्षों को एक कोरी कल्पना मानते हैं, परंतु कुबेर जो है वो एक यक्ष था। और यक्ष यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में हमें क्या देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में हमें देखने को मिलता है कि जो कुबेर था, कुबेर की एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। तो कामधेनु को कुबेर ने बचाने के लिए सिरमौर में ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में छोड़ा था। तो इट मीन कुबेर का भी हिमाचल प्रदेश से संबंध एक तरह से था। यहाँ पे यक्ष आते जाते रहते थे। जब युधिष्ठिर हिमाचल प्रदेश में आए थे अपने वनवास के दौरान, तो वहां पे उनका वाद संवाद जो है वो एक यक्ष से हुआ था। महाभारत के एपिसोड में आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। और जैन तीर्थंकर जो है वो क्या बोलते, जो जैन तीर्थंकर है, जैन धर्म के लोग उन्हें यक्ष मानते हैं। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट ट्राइब हमारे पास आता है वो है खश। तो डियर फ्रेंड्स, खश का संबंध जो है वो आर्य से है। तो पहले मैं खशों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, खश जो है वो मूल रूप से ये आपका आर्यन माने, ईरान माने आप इस वाली लैंड को, ठीक है, आर्यन। यहां पे आर्य रहते थे, ऐसा मानना है कि यहां पे आर्यंस रहते थे, ठीक है जी। इस वाले एरिया में आर्यंस रहते थे ईरान में। और ईरान में जो आर्य हमारे रहते थे वो भूमि की तलाश में, उनके पास चरागाहों की कमी थी, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है। इसलिए पहली शाखा इनकी जो है वो इधर की ओर गई और वो जाकर यूएसए में स्थापित हुई। उनका नाम पड़ा रेड इंडियन के नाम से, आज हम उन्हें जानते हैं। रेड इंडियन कहाँ की ट्राइब है ये, यूएसए की। जो इनकी दूसरी शाखा थी वो हिमाचल प्रदेश में आई और हिमाचल प्रदेश में आई और आपकी वो आर्य कहलाए। हालांकि वो बाद में आएंगे, परंतु वो यहाँ पे आने के हिमाचल में नहीं, सॉरी, वो अफगानिस्तान वाले एरिया में गए और उधर ही ऊपर को जो है अपना सर्वाइवल देखने लगे, अफगानिस्तान और इधर ऊपर वाली साइड, ठीक है। तीसरी शाखा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आई, उस शाखा का नाम था खश, ठीक है। तो खशों के बारे में अभी दूसरी शाखा भी आएगी, परंतु वो शाखा खशों के बाद आएगी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, एक बार मैं रिपीट इस चीज को कर रहा हूं कि ईरान से 3 शाखाओं में आर्य विभाजित हुए। पहली शाखा यूएसए वाले एरिया में गई जिसको हम कहते हैं रेड इंडियन। दूसरी शाखा जो है आपकी वो अफगानिस्तान वाले एरिया में रहने लगी, मंगोलिया वाले एरिया में। और तीसरी जो शाखा थी, तीसरी वाली शाखा, ये हमारे पास सीधी हिमाचल प्रदेश में आई, ठीक है। तो खशों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनमें से, तो खशों की उत्पत्ति के बारे में क्या मानना है इतिहासकारों का। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी, क्रोधावशा उनकी संतानें हैं। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये विशिष्ट की एक गाय होती थी। उन ऋषि विशिष्ट और विश्वामित्र की कभी भी आपस में नहीं बनी है। हम आगे दशराग्य युद्ध में जो है वो ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। दशराग्य युद्ध में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऋषि विशिष्ट और विश्वामित्र की आपस में कभी भी नहीं बनी है ना। तो विश्वामित्र की से खतरा था ऋषि विशिष्ट की गाय को, इसलिए ऋषि विशिष्ट की गाय ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से जो पैदा किए उन्हें हम क्या कहते हैं, खश कहते हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आगे, जो हिमाचल प्रदेश में कनेत जाति के लोग अभी देखने को मिलते हैं या राव जो लोग हैं वो खशों के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में निर्मण में भूंडा त्योहार हमने ऑलरेडी नागों में डिस्कस कर लिया है ना। तो नागों को हराया था खशों ने और खशों ने किरातों पर विजय भी प्राप्त की थी, ठीक है।
इनमें बहुपत्नी और बहुपति प्रथा प्रचलित थी। तो ऐसा माना जाता है कि पांडव जब हिमाचल प्रदेश में आए थे तो पांडवों ने इन्हीं से ही बहुपत्नी प्रथा ली थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, खशों के छोटे छोटे संघ होते थे जिन्हें मवाना कहा जाता था। तो मवाना जो है वो इन्होंने ना छोटे छोटे संघ बनाए हुए थे, और महाभारत काल में हम देखेंगे कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि मैक्सिमम जो खश थे वो आपके महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, परंतु सिरमौर वाले एरिया में जो खश है वो सिरमौर और शिमला वाले एरिया में दो भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, कुछ कौरवों से लड़े थे और कुछ हमारे पास कौरवों के पक्ष से लड़े थे, कुछ लड़े थे पांडवों के पक्ष में। ठीक है, तो पांडव जो है इस समय तक कौरवों की संख्या घटकर 100 भाइयों में से 40 जो है वो मारे गए थे पहले ही, तो वो घटकर 60 रह गई थी, और पांडव जो है वो थे 5। इसलिए जो खशों के यहाँ पे 60 वाले लोग हैं इन्हें हम शाठड़ शाठी या ये चीजें कहते हैं, और इनको पाषड़ या पाशी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे शाठा पाशा परंपरा जो है वो इन्हीं मवानों से संबंधित है। ठीक है, मवानों के सरदार जो है जो पांडवों की ओर से लड़े उन्हें हम पाषड़ या पाशी कहते हैं, जो कौरवों की ओर से लड़े उन्हें हम शाठड़ या शाठी या शाठा कहते हैं। ठीक है, और इनके क्या बोलते हैं इसमें आज भी सम्मान में ठोडा नृत्य होता है सिरमौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, तो अगली चीज पे डिस्कस करते हैं खशों के बारे में। खश जो है वो शिव और नाग के उपासक थे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि हमने जितनी भी ट्राइब्स पढ़ी हैं इन सारी ट्राइब्स में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में या शिव की पूजा होती है या नागों की पूजा होती है, और यहाँ पे माता दुर्गा की पूजा होती है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 3 धर्म हैं। ठीक है, शाक्त, शिव और नाग। इसके अलावा एंशियंट जो हिमाचल है वहां पे कोई तीसरा धर्म नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारा है कि जो ये आपके क्या बोलते ये है खश है, खश अपने घरों पर काली, लाल और पीली ध्वजा लगाते थे। घरों में, मंदिरों में इन्होंने एक ध्वजा परंपरा चलाई। तो हम आज भी देखते हैं कि मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम कौन सी ध्वजा ले जाते हैं, अक्सर सफेद ले जाते हैं, काली, पीली। तो इसको जो ट्रेंड बनाया इसका वो किसने बनाया? खशों ने। ठीक है, और खशों ने ही कोलों को अनुसूचित जाति बनाया। ठीक है, वो और ज्यादा नीचे खश ले गए, जैसे कोलों से बाद में डुम बने, इस तरह से, है ना, चनाल बने, इस तरह से काफी सारी जो ट्राइब्स हैं वो क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति बनाई। वो किसने बनाई? खशों ने। ठीक है, निरमंड, रामपुर, जुब्बल, रोहड़ू और बाहरी सिराज के निवासी। यमुना व्यास के मध्य वाले जो यमुना और व्यास नदी के मध्य वाले जो खश लोग थे वो बाद में कुलिंदों के नाम से जाने लगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे आने वाली ट्राइब्स में कुलिंद पढ़ेंगे, औदुंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे? अभी हमें एक चीज का पता चला है कि कुलिंद कौन माने गए हैं। यमुना और व्यास के बीच में जो ये क्या बोलते खश लोग रहते थे उन्हें कुलिंद माना गया है। तो ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट था, और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉइंटर फॉर्म में ये बनाए गए हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखें आप कि ये वाली जो वीडियोस है ये प्रीलियम मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी पूरी HPGK की हिस्ट्री जो है हम इस तरह से आपकी कवर करवाएंगे। तो आप ये पूरी वीडियोस देखें, लास्ट तक देखें, और वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, है ना। तो इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में आर्यों का आगमन, ये सारी चीजें। ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।